आइए इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं लोकतांत्रिक प्रणाली से चुने गए प्रतिनिधियों के बारे में। वही प्रतिनिधि जो चुनाव जीतने के बाद देश में शासक बन जाते हैं। क्या तानाशाहों पे लागू 3 नियम जिनके बारे में हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं, वही 3 नियम लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रतिनिधियों पर भी लागू होता है? आप जो दुनिया में बदल लाना चाहते हैं, फिर से शायद भव्य सपना देखना शुरू कर चुके हैं कि आप धरती पे स्वर्ग बना लोगे, लेकिन ये याद रखिए कि कोई भी शासक अकेले शासन नहीं कर सकता, और खास करके लोकतंत्र में तो बिल्कुल भी नहीं, चाहे वो राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री। अक्सर लोकतंत्र में अपने सेनेट या अपने संसद के साथ बातचीत करनी पड़ती है, और इसका विपरीत भी सत्य है। और हर सेनेटर या हर सांसद के अपने समर्थक होते हैं जिनका ख्याल रखना उस सेनेटर या उस सांसद की जिम्मेदारी होती है। इस वीडियो में हम कोई विशेष लोकतांत्रिक देश के ओर इशारा नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने मन में किसी लोकतांत्रिक देश के बारे में सोचना चाहते हो तो आप सोच सकते हैं। आप अमेरिका के बारे में ही क्यों ना सोचें। अच्छी तरह बनाई गई लोकतंत्र में सत्ता बहुत हिस्सों में विस्तृत हो जाती है, और सत्ता बल से नहीं, बोल से हासिल की जाती है। अर्थात सत्ता पाने के लिए आपको हजारों या कभी-कभी लाखों के तादाद में नागरिकों को अपने आप को पसंद करवाना पड़ सकता है, या कम से कम आपके प्रतिद्वंदी के मुकाबले वही नागरिक आपको ज्यादा पसंद करे, ये निश्चित करना जरूरी हो सकता है। इतने सारे मतदाताओं का होना और इतनी हिस्सों में सत्ता विस्तृत हो जाने के पश्चात आपको लग सकता है कि जो 3 नियम तानाशाहों के ऊपर लागू थे, वही 3 नियम लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रतिनिधियों पर लागू होना नामुमकिन है। क्या लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रतिनिधियां अपने समर्थकों को अपने प्रति वफादार रखने के लिए कोई नियम का पालन कर सकते हैं? आइए इस बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। और एक बार याद दिला दूं, मेरा इशारा कोई भी लोकतांत्रिक देश के तरफ नहीं है, लेकिन आप अमेरिका के बारे में जरूर सोच सकते हैं। नियमों के बारे में जानने से पहले चुने हुए प्रतिनिधियों को ये याद रखना चाहिए कि मतदाताओं को व्यक्तिगत मतदाता के रूप में ना देखें। उन्हें मतदाताओं के कुछ समूहों में बांट दीजिए। एक ऐसा समूह जिसमें वो मतदाता शामिल है, जैसे मतदाता जिनका अपना खुद का घर है, मतदाता जिनका अपना खुद का कारोबार है, मतदाता जो किसान है, या मतदाता जो गरीब है। अब व्यक्तिगत रूप से मतदाताओं को इनाम देने के बजाय आप इन समूहों को इनाम दे सकते हो। लोकतांत्रिक देशों में अक्सर, पर हमेशा नहीं, बहुत ही जटिल कानून होते हैं। ये जटिलता शायद जानबूझ के मौजूद है ताकि इस जटिलता का फायदा लेते हुए उन मतदाताओं के समूहों को इनाम आसानी से दिया जा सके जिन्होंने सत्ता हासिल और सत्ता पे टिके रहने में आपकी मदद की है। नौकरी करने वाले लोगों को सरकारी नियमों का फायदा तब तक नहीं मिलेगा जब तक नौकरी करने वाले मतदाताओं के समूह के वोट चुनाव में निर्णायक भूमिका नहीं पालन करते। कोई समूह अगर चुनाव में वोट नहीं देता है, जैसे कि कम उम्र के नौजवान नागरिक, तो उन्हें इनाम देने की कोई जरूरत नहीं है। ये समूह संख्या में बहुत ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये समूह वोट नहीं देता, सत्ता हासिल और सत्ता पे टिके रहने के दृष्टिकोण से ये समूह लगभग अप्रासंगिक है। अब ये आपके लिए अच्छी खबर है, आप जो चुने हुए प्रतिनिधि बनने की चाहत रखते हो। एक समूह कम हो गया जिसको आपको खुश करना पड़ता, और आप जो इनाम आपके पसंदीदा मतदाताओं के समूहों को देने वाले हैं, वो इनाम किसी ना किसी के हिस्से से तो आता ही। अगर आप सत्ता में बहुत साल टिके रहना चाहते हैं, तीसरा नियम आपके लिए लोकतंत्र में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि कोई तानाशाही में तानाशाह के लिए महत्वपूर्ण था। अब आप लोकतंत्र में उन्हें देश से तो किसी भी तरीके से नहीं निकाल सकते जिन्होंने आपको वोट नहीं दिया, लेकिन फिर भी सत्ता हासिल करने के बाद आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप अपने समर्थकों के समूहों के लिए चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेना और ज्यादा आसान बना सकते हो, और आपके प्रतिपक्ष के समर्थकों के समूहों के लिए चुनाव में मतदान करने की प्रक्रिया को ज्यादा मुश्किल बनाने की कोशिश कर सकते हो। आप ऐसे चुनावी नियम बना सकते हो या ऐसे चुनावी प्रचार कर सकते हो जिससे कि मतदाताओं के समूहों की संख्या कम हो जाए और आप आसानी से चुनाव कम समूहों को खुश करके जीत जाए। आपके जितने ज्यादा प्रतिद्वंदी होंगे, आपके लिए चुनाव में जीतना गणितीय रूप से उतना ही ज्यादा आसान हो जाएगा। आप चुनाव के सरहदें या सीमाएं भी बदल सकते हैं, जिससे कि आप पहले से ये तय कर सके कि चुनाव में आप या आपके वफादार लोग ही विजयी होंगे। लोकतंत्र में लोकतांत्रिक दल भी रहते हैं। आप दल के अंदर पहले ही चुनाव करवा सकते हैं, जिससे कि आम मतदाताओं के समूहों के पास
कौन से चुनावी विकल्प रहेंगे, ये भी आप पहले से ही तय कर सकते हो। आप इन्हीं नियमों को अच्छी तरह समझदारी से इस्तेमाल कीजिए और आपके पास स्थायी सत्ता होगी। जब आमतौर पे ज्यादातर लोग आपसे नाखुश हो लेकिन आप चुनाव में बार बार जीत जाते हो, तब आपको पता चलेगा कि आप नियमों का सही इस्तेमाल करके सफल बन गए हो। अब बहुत हो गया नागरिकों के बारे में सोचना। हालांकि नाम लोकतंत्र है, लेकिन यहाँ भी कुछ ऐसे प्रभावशाली प्रमुख समर्थक होते हैं जिनको अपने पास रखना बहुत ही जरूरी होता है। लेकिन क्यों और कौन है ये प्रमुख प्रभावशाली समर्थक? ये वही प्रभावशाली प्रमुख समर्थक हैं जिनका धन, प्रभाव या एहसानों के बदौलत आप सत्ता में टिके रह सकते हो। अब कोई तानाशाह की तरह आप इन प्रभावशाली प्रमुख समर्थकों को सबके सामने पैसा तो नहीं दे सकते, लेकिन आप उनके निवेश के लिए अवसर जरूर बना सकते हो। उनके लिए फायदेमंद कानून बना सकते हो। उनके गलत कामों पर कड़ी कार्रवाई नहीं कर सकते हो। बस्ते में सोना उनके दरवाजे तक पहुंचाने के बजाय आप उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हो। शासक के तौर पे आपको सड़कें तो बनानी ही है, नई नई टेक्नोलॉजी तकनीकियों का मेंटेनेंस भी करना है और पुराने टूटे फूटे इमारतों का मरम्मत भी करना है। याद रखिए, कोई भी शासक अकेले शासन नहीं कर सकता। हाँ, आप नैतिक रास्ता चुन सकते हो और इन प्रभावशाली लोगों से कोई भी नाता नहीं जोड़ सकते हो, पर फिर आपका मुकाबला उन उम्मीदवारों के साथ होगा जिन्होंने इन प्रभावशाली लोगों के साथ हाथ मिला लिया है। क्या आपको लगता है इस मुकाबले में आप सफलता प्राप्त कर पाओगे? भ्रष्टाचार कोई छोटा मोटा अपराध नहीं है, परंतु लोकतंत्र और तानाशाही में सत्ता हासिल और सत्ता में बने रहने का एक शक्तिशाली जरिया है। इसके बारे में हम एक और वीडियो में विस्तार में बात कर सकते हैं। तो फिलहाल आप एहसान स्वीकार कर लीजिए, कुछ और समर्थकों के समूहों को अपने ओर खींच लीजिए और सत्ता आपकी होगी। अब सत्ता तो आपको मिल गई। सत्ता मिलने के बाद शासन करते हुए आपके कार्य देखने वाले के नजरिए से असंगत और मूर्खता का प्रमाण लग सकता है, लेकिन शायद देखने वाले आपकी तरह सत्ता के नियमों के बारे में अवगत नहीं है। कुछ उदाहरण देखते हैं। सत्ता हासिल करने के बाद आप उस पूंजीपति की सहायता करते हैं जिनके खिलाफ आपने चुनाव से पहले कई भाषण दिए थे, या ऐसे कानून बनाते हैं जो उस मतदाताओं के समूह को चोट पहुंचाता है जिस मतदाताओं के समूह ने आपके पक्ष में वोट दिया था। लेकिन आपका काम ये दर्शाना नहीं है कि आपकी शासन काल में आपकी नीतियां हमेशा सुसंगत और समझ में आने वाली है, परंतु आपका काम है आपके छोटे बड़े प्रमुख समर्थकों के हितों को संतुलित रखना। इसी तरह आप सत्ता में बने रहोगे। अब आपने देखा कि चुने गए प्रतिनिधियों को कितने सारे सरदर्द पैदा करने वाले चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। अब तीसरा नियम, प्रमुख समर्थकों को कम करें। ये तो लोकतंत्र में भी लागू होता है। तो ये सब मतदाताओं के समूहों का देखभाल, पक्षपात का लेन देन, ये सब बकवास को छोड़कर क्यों ना आप सत्ता हासिल करने के लिए सेना को ही रिश्वत देने का प्रयास ना करें। अब इस पहलू को समझने के लिए हमें आखिर में लगान और विद्रोह को समझना पड़ेगा। अब मैं आपको याद दिला दूं, दूसरा नियम था खजाने पे नियंत्रण रखे। अब ये खजाना आता कहां से है और इसका इस्तेमाल एक देश को संगठित रखने के लिए कैसे किया जाता है, ये समझना शासक के लिए बहुत जरूरी है। जहां ज्यादा लोकतंत्र है वहां लगान या कर भी कम होता है। अभी आप शायद कोई आरामदायक लोकतंत्र में बैठकर ये वीडियो गलती से देख रहे हो और कम लगान या कम कर के बारे में सुनकर इसे मजाक समझने की भूल करते हो। आपके और भी स्वदेशवासी हैं जो आपके मुकाबले बहुत ही कम कमाई करते हैं, उनको आयकर नहीं देना पड़ता है और उनको कर में छूट भी मिलती है। इसके चलते पूरे समाज का औसतन लगान का दर, कर का दर कम हो जाता है। तानाशाहियों में ऐसा नहीं होता है। तानाशाहियों में लगान के लिए कागजी काम अक्सर नहीं होते हैं और तानाशाह लोगों से उनका धन खुलेआम ले लेते हैं। तानाशाह है, उनको रोकने वाला कोई नहीं है। तानाशाह के यहाँ ये आम बात है कि किसान को मजबूर किया जाए कि वो तानाशाह को कम दाम में अपनी उपज बेचे और वही उपज तानाशाह ज्यादा दाम पे खुले बाजार में बेच के आप सोच भी नहीं सकते इतना ज्यादा मुनाफा कमा लेता है। तो फिर से याद दिला दूं, तानाशाही के मुकाबले लोकतंत्र में कर का दर कम होता है, लेकिन लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधियां अपने हिस्से की कमाई कम क्यों करते हैं? एक आसान जवाब यह है कि आम लोगों को कम कर देना पसंद होता है और आम लोगों का कर कम कर देने से चुने हुए प्रतिनिधि और ज्यादा लोकप्रिय बन जाते हैं। अब तानाशाहों को तो लोकप्रिय बनने की कोई मजबूरी नहीं है, तो वहां कुछ गरीब किसानों से बहुत ज्यादा कर लेकर वो अपने प्रमुख समर्थकों का ख्याल
रखते हैं। लेकिन लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधियां बहुत लोगों से कम कर ले सकते हैं अपने प्रमुख समर्थकों को खुश रखने के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके पढ़े लिखे, ज्यादा आजाद नागरिक किसानों से अक्सर ज्यादा अमीर होते हैं। लोकतंत्र के चुने हुए प्रतिनिधियों उर्फ शासकों के लिए उनकी जनता जितनी अमीर हो उतना अच्छा है। यही कारण है कि लोकतंत्र में विश्वविद्यालय, अस्पताल और बड़ी बड़ी सड़कों का निर्माण होता है। लोग आजाद रह सकते हैं। ये सिर्फ लोकतंत्र में शासक का दिल बड़ा होता है इसलिए नहीं होता, परंतु इसलिए होता है कि ये सब निर्माण करने से नागरिक और भी ज्यादा अमीर बन जाता है। अब नागरिक जितना ज्यादा अमीर बनेगा, शासक का खजाना भी उतना बढ़ता जाएगा, क्योंकि उसको तो कर नागरिक से ही मिलता है। इस बढ़ते खजाने का इस्तेमाल शासक अपने प्रमुख समर्थकों का ख्याल रखने के लिए कर सकता है। नागरिक अमीर बनने से कम कर लेकर भी सभी प्रमुख समर्थकों को शासक खुश रखने में सफल हो जाता है। अब इससे ये बात तो साबित हो जाती है कि नागरिक के दृष्टिकोण से लोकतंत्र में रहना ज्यादा अच्छा है तानाशाही के मुकाबले। इसका वजह ये नहीं है कि लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि तानाशाहों से बेहतर इंसान होते हैं, हालांकि हो सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वजह यह है कि लोकतंत्र में प्रतिनिधियों की आकांक्षाएं ज्यादातर नागरिकों की आकांक्षाएं के साथ मिलते जुलते हैं, जिससे पूरे देश को फायदा मिलता है। जो चीजें नागरिकों को ज्यादा अमीर बनाती है, उसी चीजों से नागरिकों का जीवन भी बेहतर हो जाता है। चुने हुए प्रतिनिधियां तो यही चाहते हैं कि हर नागरिक अमीर बन जाए, इसलिए सबके लिए सड़क बनते हैं। सबसे खराब तानाशाह वो है जिनके खुद के आकांक्षाएं समाज के बहुत कम नागरिकों के साथ ही मिलते जुलते हैं। वही चुनिंदा नागरिक जो तानाशाह के प्रमुख समर्थक भी हैं। इससे हम दुनिया के सबसे जघन्य तानाशाहियों में जो समान बात है उसको समझ सकते हैं, चाहे वो हीरा, सोना, तेल या कोई भी चीज पे स्थापित क्यों ना हो। यदि किसी राष्ट्र की अधिकांश संपत्ति जमीन के नीचे से खोद के निकाल गई हो, तो वो राष्ट्र रहने के लिए एक भयानक जगह है, क्योंकि सोने की खदान मरने की हालत में रहते हुए गुलामों के साथ भी काम चला सकती है और तभी भी बहुत ज्यादा खजाना पैदा करने में सक्षम रह सकती है। तेल सोने से ज्यादा मुश्किल है, पर सौभाग्य की बात यह है कि विदेशी कंपनियां बिना किसी नागरिक की भागीदारी से तेल को निकाल कर और उसे परिष्कृत कर सकते हैं। अब नागरिक तो इस विषय में कोई भी भागीदारी नहीं कर रहे, तो तानाशाह उन्हें नजरअंदाज कर सकते हैं। खजाना तानाशाह को मिलता है विदेशी कंपनियों से, और उस खजाने से वो अपने प्रमुख समर्थकों का ख्याल अच्छी तरह रख सकते हैं। तो हम जिस दुनिया में आज रहते हैं उसमें सबसे अच्छा, सबसे अक्लमंद लोकतंत्र मजबूत है, और सबसे जघन्य, सबसे अमीर तानाशाही भी मजबूत है। अब इन दो तरह के देशों के बीच में रहते हैं वो देश जो क्रांतिकारियों से भरे हुए हैं। संसाधन संपन्न तानाशाह केवल अपने बंदरगाहों से अपने संसाधनों तक और अपने महलों से हवाई अड्डे तक सड़कें बनाते हैं, और लोग चुप रहते हैं। इसलिए नहीं कि उनको लगता है उनके साथ सही हो रहा है, इसलिए भी नहीं क्योंकि उनको शायद तानाशाह से डर लगता होगा, पर कड़वा सच तो ये है कि भूखे, अनपढ़, दुनिया से जिनके कोई भी तार नहीं जुड़े हुए हैं, वैसे नागरिक अच्छे क्रांतिकारी भी नहीं बन सकते। अब कोई मिडिल क्लास तानाशाह जिसके पास संसाधन नहीं है, उसको अपने गरीब किसानों और मजदूरों से बहुत ज्यादा लगान लेना पड़ता है, तो उसके लिए सिर्फ दो सड़क से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि उसको अपने नागरिकों को न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध करनी पड़ती है ताकि वो जिंदा रह सके और उसको लगान देते रहे। लेकिन अगर नागरिक थोड़ा बहुत ज्ञानी बन जाता है, थोड़ा बहुत सेहतमंद बन जाता है और दुनिया से उनके तार थोड़े बहुत जुड़ जाते हैं, तो वो थोड़े बहुत क्रांतिकारी भी बन सकते हैं। अब आप ये बात अच्छी तरह से समझ लीजिए कि वो जो आप कल्पना कर रहे हैं कि देश के बहुत सारे नागरिक एकजुट होकर तानाशाह के महल के दरवाजे तोड़ देंगे और अपने तानाशाह को बाहर निकाल देंगे, वो ज्यादातर एक कल्पना ही होता है। अगर आप कोई मिडिल क्लास तानाशाह हो, आपको ये पता होना चाहिए कि लोग तभी आपके दरवाजे पे आ पहुंचेंगे और आपको महल से निकाल फेंकेंगे जब सेना उनको ये करने की छूट देती है, क्योंकि आपने अपने प्रमुख समर्थकों का ख्याल नहीं रखा होगा, इसलिए आपकी जगह कोई और ले रहा है। यही कारण है कि मिडिल क्लास तानाशाही में लोकप्रिय विद्रोहों के बाद नया शासक पुराने जैसा ही होता है या उससे भी बदतर होता है। नागरिकों ने शासक नहीं बदला, दरबार ने नागरिकों का इस्तेमाल
करते हुए शासक बदल दिया। जो चीज एक परोपकारी तानाशाह बनाना चाहता है ताकि वो मिडिल क्लास तानाशाह से तरक्की करके अमीर तानाशाह बन जाए, वही चीज उसके प्रमुख समर्थकों को नाखुश करने का जरिया बन जाता है और तानाशाह का तख्ता पलट हो जाता है। और अक्सर उसके जगह पे ऐसा शासक आता है जो नहीं चाहता है कि उसकी मिडिल क्लास तानाशाही अमीर तानाशाही में तब्दील हो जाए। चाहेगा भी क्यों? उसने तो अपनी आंखों से पिछले मिडिल क्लास तानाशाह की हालत देखी भी है और उसका फायदा भी लिया है। इसलिए वो नागरिकों के लिए कम काम करता है और अपने प्रमुख समर्थकों का ज्यादा अच्छी तरह से ख्याल रखता है। अब आप अगर अच्छी लोकतंत्र के बारे में सोचे, वो मजबूत सिर्फ इस वजह से नहीं है कि वहां इतने सारे प्रमुख समर्थक और उनके बीच में प्रतिस्पर्धी इच्छाएं हैं जिनके चलते वहां तानाशाही की स्थापना करने के बारे में सोचना भी लगभग नामुमकिन है। लेकिन ये ज्यादा महत्वपूर्ण वजह है कि कोई भी क्रांति उसी खजाने को बर्बाद कर देगी जिसको हासिल करने के लिए कोई तख्ता पलट की कोशिश की जा रही थी। याद रखिए, लोकतंत्र में असली खजाना उसके अमीर नागरिक ही हैं, जो लोकतंत्र ना रहने पे द्वेष छोड़ के चले जाएंगे या तानाशाही में रहकर अमीर से गरीब बन जाएंगे। ये भी एक पहलू है कि जो लोग इस तानाशाह को तख्ता पलट में मदद कर रहे होंगे, उनको ये भी पता होगा कि सत्ता हासिल करने के बाद ये तानाशाह अपने मदद करने वालों में से कुछ लोगों को अपने रास्ते से हटा देने वाला है। आखिर हर तख्ता पलट के बाद ऐसा ही देखा गया है। तो मदद करने वाले ये भी सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि तख्ता पलट के बाद वो तानाशाह के क्रोध के शिकार बनेंगे या उनको मदद करने के लिए तानाशाह से इनाम मिलने वाला है। कोई भी मजबूत लोकतंत्र में ये एक बहुत ही जोखिम से भरा हुआ जुआ खेलने के बराबर है। आप बहुत अमीर भी बन सकते हैं या तख्ता पलट के बाद आपका जीवन भी खत्म हो सकता है और मरने से पहले आपने सबका जीवन पहले से बदतर भी बना दिया। गणितीय रूप से ऐसा नहीं करना चाहिए। अब तानाशाही में आप अगर तख्ता पलट करने के बाद तानाशाह से इनाम हासिल कर पाते हो तो आपको वो सब मिलेगा जो उस तानाशाही में आम नागरिकों को नहीं मिलता, जैसे कि स्वास्थ्य की सुविधाएं, अच्छी शिक्षा और जीवन जीने के आरामदायक संसाधन। इसीलिए तानाशाही में तानाशाहों के प्रभावशाली प्रमुख समर्थक बनने के लिए इतनी स्पर्धा होती है। लेकिन लोकतंत्र में ज्यादातर नागरिकों के पास ये सब सुविधाएं पहले से ही मौजूद है, तो फिर क्यों इनको दांव पे लगाएं? तो जितना देश का धन उनके नागरिकों के धन से आता है, उतना ही ज्यादा सत्ता नागरिकों में विस्तृत हो जाता है और शासक की जिम्मेदारी भी बढ़ती रहती है ताकि नागरिकों के जीवन में अच्छे दिन बने रहे। अब अगर एक मजबूत लोकतंत्र गरीब बन जाता है या फिर तेल जैसा कोई संसाधन मिल जाता है जिससे नागरिकों से मिलता हुआ धन कम लगने लगे, तो फिर दाव बदल जाता है। जब लोकतंत्र का पतन होता है, इस स्थिति में कोई भी छोटी समूह सत्ता हासिल कर सकती है, क्योंकि अगर नागरिकों का जीवन जीने का स्तर घटिया बन जाए या फिर देश का खजाना उसके नागरिकों से नहीं किसी संसाधन के व्यापार से समृद्ध होता रहे, तो फिर तख्ता पलट का जोखिम लेने के लायक है। जब लोकतंत्र गिरता है तो आम तौर पर यही कारण होते हैं। ये नियम सिर्फ ये नहीं समझाते कि क्यों कुछ लोग दरिंदे होते हैं और कुछ लोग अच्छे होते हैं। इन नियमों से आप राजनीति को समझ पाओगे। अगर ऐसा ही राजनीतिक विषय पे आप वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे टिप्पणी अनुभाग यानी कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइए। याद दिला दूं, इस वीडियो में मैंने किसी लोकतांत्रिक या तानाशाही देश की ओर इशारा नहीं किया है, लेकिन आप अमेरिका के बारे में जरूर सोच सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो।